So, welcome all to IFS live sessions. Good evening, everyone. Good evening, Tricky, संजय. तो हम ये जो ऑनगोइंग गेट लाइफ साइंस की लेक्चर सीरीज है उसको हम कंटिन्यू करते हैं. लास्ट टाइम हमने सैटरडे को हमने देखा था एंडोक्राइनोलॉजी का सेशन, जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था कि कैसे हाइपोथैलेमस से सिक्रीशन होता है और कैसे हाइपोथैलेमस के जो सिक्रीशन है वो पिट्यूटरी को अफेक्ट करते हैं. अभी हम पिट्यूटरी के सिक्रीशंस देखेंगे, राइट? सो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए. गुड इवनिंग सेजल. गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग. सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि पुणे में ऑफलाइन क्लासेस या क्लासरूम कोचिंग स्टार्ट हो गई है 16 अगस्त से. तो अभी तक आपने नेट के लिए एनरोल नहीं करवाया है तो आप ifsonline.com पे जाके बुक माई सीट पे आप क्लिक करके रजिस्टर करवा सकते हैं. सिर्फ 50% ऑक्यूपेंसी रहेगी, ठीक है? क्योंकि हमें यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना रहेगा, प्रोटोकॉल्स को. देयरफॉर 50% ही इस बार ऑक्यूपेंसी रखेंगे हम, इसलिए जल्दी से आप रजिस्टर करवाए. अगर आपके कोई फ्रेंड है कि जो यहाँ पे नज़दीक ही रहते हैं, पुणे के नज़दीक, और अगर उनको प्रिपरेशन करनी हो तो फिर उनको भी सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है? तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, कंटिन्यू करते हैं हम. तो and yes, there are English medium classes also regarding, or we can say especially for NET. So if you want to inquire about the English medium classes, you can also call on the number given here, that is 9172268888. okay? So we have also started the English classes for the NET examinations, and the classes will be in the English language. So if any of your friends who are from the region where they are not properly acquainted with the Hindi language, then they can also opt for the English language, okay? So you can inquire for the same. सेशंस अभी हम कंटिन्यू करते हैं जहां पे हमने पिछली बार छोड़ा था. तो ड्यू टू टेक्निकल एरर्स हमारा जो सेशन था वो एब्रप्टली ही बंद हो गया था, एंड हम लास्टली बात कर रहे थे ग्रोथ हार्मोन के. ग्रोथ हार्मोन के हाइपर सिक्रीशन एंड हाइपो सिक्रीशन की. ओके फाइन. सो गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग अगेन. ठीक है. सो हम बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन के बारे में. हमने देख लिया था कि इट हेल्प्स इन द ग्रोथ, इन इंक्रीजिंग द हाइट, जैसे हम बोलते हैं. वो बोन पे, मसल्स पे एंड टिश्यूज पे एक्ट करता है. वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है. मेनली उनका काम डिफरेंशिएशन एंड ग्रोथ रहता है, ग्रोथ हार्मोन का काम. सो ग्रोथ हार्मोन के हाइपर एंड हाइपो सिक्रीशन की वजह से कुछ डिजीजेस होते हैं, या हम बोल सकते हैं एबनॉर्मलिटीज होते हैं, जिसको हम यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 4 उसमें डिवाइड किया है, 4 टोटल डिजीजेस में. सो अगर एक तो था एक्रोमाइक्रिया, देन ड्वार्फिज्म, एक्रोमेगली एंड
जाइगेंटिज्म या फिर जाइजेंटिज्म। तो मैंने बोला था कि एक्रोमाइक्रिया एंड ड्वार्फिज्म क्या है? एक्रोमाइक्रिया एंड ड्वार्फिज्म डील्स विथ द हाइपोसिक्रीशन, ठीक है। अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन हो रहा है, वंस अगेन गुड इवनिंग टू एवरीवन। अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन हो रहा है, ज्यादा अगर सिक्रीशन नहीं हो रहा है, तो इट में लीड टू आइदर एक्रोमाइक्रिया या फिर डॉर्फिज्म। सो अगर एक्रोमाइक्रिया है तो इसका मतलब क्या कि ग्रोथ हार्मोन का बिफोर प्यूबर्टी, सॉरी आफ्टर प्यूबर्टी हाइपर सिक्रीशन हो रहा है, या फिर हम बोले सॉरी हाइपोसिक्रीशन हो रहा है, ठीक है, आफ्टर प्यूबर्टी। एंड ड्वार्फिज्म क्या है? बाय बर्थ, बिफोर प्यूबर्टी या बाय बर्थ। अगर बाय बर्थ ही हम बोल सके ग्रोथ हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन हो तो हम उसे बोलेंगे ड्वार्फिज्म। वेर एज बाय बर्थ अगर, या हम बोले कि आफ्टर प्यूबर्टी, सॉरी आफ्टर प्यूबर्टी या ड्यूरिंग द अडल्ट स्टेज अगर हाइपोसिक्रीशन हो ग्रोथ हार्मोन का, तो उसे बोलेंगे एक्रोमाइक्रिया, ठीक है। एक्रोमाइक्रिया में जो सेंट्रल बॉडी है, द सेंट्रल बॉडी रिमेन्स इन द नॉर्मल प्रोपोर्शन जो एक अडल्ट की होती है, बट जो दोनों अपेंडेजेस है, मतलब कि दोनों हाथ और दोनों पैर, वो कंपेरेटिवली छोटे रहते हैं, ठीक है। तो इसको हम एक्रोमाइक्रिया बोलेंगे। वो थोड़े आउट ऑफ प्रोपोर्शन और नॉर्मल अडल्ट प्रोपोर्शन से वो थोड़े छोटे होंगे, तो इसको हम एक्रोमाइक्रिया बोलेंगे। सेम चीज है एक्रोमेगली एंड जाइगेंटिज्म, बट वो होगा उसमें हाइपर सिक्रीशन, ओके। अगर हाइपर सिक्रीशन या ओवर सिक्रीशन हो रहा है, जैसे मान लो पिट्यूटरी, जो पिट्यूटरी का ऐसा रीजन है जहाँ पे जैसे कि ये सोमाट्रोप, इसको हम सोमेटोट्रोपिक सेल्स बोलते हैं, जहाँ से ये रिलीज होता है। तो अगर एंटीरियर पिट्यूटरी के सोमेटोट्रोपिक सेल्स के अराउंड अगर ट्यूमर, या हम बोल सकते हैं ट्यूमर ग्रोथ हो गई जिसकी वजह से एक्सेसिव प्रोडक्शन होने लगा, तो फिर एक्रोमेगली या जाइगेंटिज्म हो सकता है। तो जाइगेंटिज्म और एक्रोमेगली में, एक्रोमेगली इज अगेन आफ्टर प्यूबर्टी। अगर प्यूबर्टी के बाद ड्यूरिंग एडोलेसेंट, या हम बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग द अडल्ट स्टेज अगर हाइपर सिक्रीशन हो रहा है, हम बोल सकते हैं हाइपर सिक्रीशन ग्रोथ हार्मोन का, तो वहां पे एक्रोमेगली होगी। मतलब कि अगेन जो सेंट्रल एक्सिस जो पोर्शन है वो नॉर्मल प्रोपोर्शन का रहेगा, बट जो दोनों हाथ और दोनों पैर है वो थोड़े आउट ऑफ प्रोपोर्शन, मतलब थोड़े बड़े हो जाएंगे कंपेयर टू द नॉर्मल प्रोपोर्शन, ठीक है। और जाइगेंटिज्म मतलब अगेन ये बाय बर्थ, जहां पे जो पर्टिकुलर पर्सन है जिनको ये कंडीशन है जाइगेंटिज्म की, वो बहुत ही लंबे हो जाता है। जैसे सबसे लंबे अभी तक के जो वर्ल्ड रिकॉर्ड जिनका है, इट इज दैट पर्सन इज, और दैट पर्सन वाज अराउंड 8 फुट 10 इंचेस, इतने बड़े थे वो, रॉबर्ट पर्शिंग वेडलो। तो उनको कंटिन्यूसली सिक्रीशन होता रहता था ग्रोथ हार्मोन का, रॉबर्ट पर्शिंग वेडलो। या इवन हमारे इंडिया में ही आप द ग्रेट खली को देख लीजिए, जो रेसलर है, तो उनको भी यही जाइगेंटिज्म की एबनॉर्मलिटी है, ठीक है। तो ये हुआ ग्रोथ हार्मोन के बारे में। नेक्स्ट हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी से जो सिक्रेट होता है वो कौन सा है? यस, नेक्स्ट हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होगा वो होगा, कोई भी ले लीजिए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चलो, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम बोलते हैं थायरोट्रोपिन, जिसको हम थायरोट्रोपिन बोलेंगे, ठीक है। तो वो कहां पे एक्ट करेंगे, उनका टारगेट क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का टारगेट क्या रहेगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का टारगेट रहेगा एक एंडोक्राइन ग्लैंड नोन एज थायराइड ग्लैंड, ओके। एक एंडोक्राइन ग्लैंड नोन एज थायराइड ग्लैंड, ठीक है। सो इट एक्ट्स ऑन थायराइड ग्लैंड, मतलब कि थायराइड ग्लैंड के ऊपर ये जो TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिसेप्टर्स होंगे, एक्ट ऑन थायराइड ग्लैंड एंड विल हेल्प इन
synthesis or stimulation of the thyroid hormones, that is T3 and T4. Okay, T3 and T4. ठीक है, तो टारगेट उनका एक ये जो TSH है थायरोट्रोपिन, उसका टारगेट एक एंडोक्राइन ग्लैंड ही है, और वो जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो होगा T3 एंड T4, वो जो फर्दर सिक्रेट करेगा T3 एंड T4, बोथ आर थायराइड हॉर्मोन्स। ठीक है, नेक्स्ट एंटीरियर पिट्यूटरी से और क्या रिलीज होगा, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, मैं ACTH लिख रहा हूं, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, या जिसको हम कॉर्टिकोट्रोपिन भी बोलते हैं। सो इसका फंक्शन क्या होगा, तो वो अगेन स्टिम्युलेट करेगा, उसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पे। ठीक है, सो वो एड्रिनल कॉर्टेक्स पे पर्टिकुलरली एक्ट करेगा एंड रिलीज, और वी कैन से हेल्प इन द रिलीज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गए, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जनरली स्टेरॉइड हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स को हम बोलते हैं, जिसमें 3 क्लासेस होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और एड्रिनल एंड्रोजेंस। तो जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एड्रिनल एंड्रोजेंस या इवन बाकी सारे जो हार्मोन्स है जो गोनाड से रिलीज होते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, सारे के सारे जो हार्मोन्स है उनका एक ही प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है, वो है कोलेस्टेरॉल। ठीक है, सभी स्टेरॉइड हार्मोन्स है। फिर एक और है जिसको हम, करेक्ट संजय कुमार, अल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल एंड सेक्स हार्मोन्स लाइक एड्रिनल एंड्रोजेंस, या इवन बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में ईस्ट्रोजन को भी वो रिलीज करेगा। ठीक है, ACTH दैट इज एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। फिर उसके बाद एक और होगा, दैट इज मेलेनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ठीक है, MSH। तो स्टूडेंट्स यूजुअली MSH दैट इज मेलेनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन और मेलेटोनिन दोनों में यहां पे कंफ्यूज हो जाता है। दिस इज डिफरेंट एंड मेलेटोनिन इज डिफरेंट। ठीक है, तो मेलेनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन किसके ऊपर एक्ट करेगा, नाम में ही है, मेलेनोसाइट के ऊपर, मेलेनोसाइट को वो स्टिम्युलेट करता है। ठीक है, मेलेनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन मेलेनोसाइट को स्टिम्युलेट करता है। संजय कुमार, पैराथायरॉइड बाद में हम देखेंगे, वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो दूसरे रहेंगे, हम तो पिट्यूटरी सिक्रीशन के बारे में बात कर रहे हैं। पिट्यूटरी सिक्रीशन मतलब कि एंटीरियर पिट्यूटरी के जो 7 हार्मोन्स है वो कौन कौन से है, फिर उसके बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी के भी 2 हार्मोन्स है, उसके बारे में हम देखेंगे, और फिर हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो अभी हम वही सीक्वेंस में जा रहे हैं। सो हम एंटीरियर पिट्यूटरी के सिक्रीशंस देख रहे थे, जहां पे हमने स्टार्ट किया था ग्रोथ हार्मोन से, देन थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। उसका टारगेट क्या रहेगा, मेलेनोसाइट स्टिम्युलेटिंग का एक्ट्स ऑन मेलेनोसाइट्स, मतलब कि स्किन पिगमेंट जो है, स्किन पिगमेंटेशन वाले वो सेल्स। ठीक है, तो इट एक्ट्स ऑन मेलेनोसाइट्स, मतलब कि वो स्किन सेल्स होते हैं कि जो पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं, नोन एज मेलेनिन, एंड स्टिम्युलेट रिलीज ऑफ मेलेनिन। तो ये जो मेलेनिन पिगमेंटेशन रिलीज होता है, या मेलेनिन पिगमेंटेशन की वजह से जो स्किन कलर बनता है, ब्राउन स्किन या इवन डार्क ब्राउन स्किन एक्सेट्रा, ये जनरली मेलेनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन की वजह से होता है, और खास करके वो यूवी रेज में और ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, यूवी रेज में और ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे, और उसकी वजह से फाइनली टैनिंग होगी, जो हमें पता है कि सन रेज या बहुत ही धूप में जाने से फाइनली जो हम बोलते हैं कि टैनिंग होती है,
तो वो इसकी वजह से होती है, एमएसएच की वजह से। ओके, ओके, ठीक है। देन और कौन से हार्मोन्स बाकी रह गए? और 3 हार्मोन्स है। मोनालिसा, मैंने बोला था लास्ट टाइम ही कि एमएसएच जो है वो पार्स इंटरमीडिया से जब रिलीज होगा तो वो अडल्ट में भी होगा। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट के टाइम जो पार्स इंटरमीडिया का लोब होता है उसके कुछ सेल्स परसिस्ट करेंगे और वो एंटीरियर पिट्यूटरी में या एंटीरियर लोब जो रहता है वहां पे वो परसिस्ट करेंगे अडल्ट स्टेज में भी, तो इसलिए वो वहां पे भी अडल्ट में भी वो सिक्रीशन होगा। मैंने लास्ट टाइम ही डेवलपमेंट के टाइम बोला था कि हाँ, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे या डेवलपमेंट के टाइम पे 3 अलग डिस्टिंक्ट लोब्स होंगे, बट तीसरा जो लोब है वो धीरे धीरे डीजनरेट हो जाएगा, बट उसके जो सेल्स है पार्स इंटरमीडिया वाले सेल्स, वो पार्स इंटरमीडिया वाले सेल्स एक्चुअली परसिस्ट करेंगे एंटीरियर लोब के ऊपर और उसी से फाइनली रिलीज होता है मेलोनसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये रिलीज होगा पार्स इंटरमीडिया से। बाकी सारे जो होते हैं वो पार्ट्स डिस्टलिस से रिलीज होंगे। ओके, फिर क्या रहेगा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम में ही है कि वो फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है। तो क्या ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिर्फ फीमेल्स में, फीमेल में ग्राफियन फॉलिकल या हम बोल सकते हैं ओवेरियन फॉलिकल होता है, तो क्या ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिर्फ फीमेल में ही एक्ट करेगा, मेल के ऊपर कोई उसका इफेक्ट है या नहीं? ये मेरा क्वेश्चन है। सेम गोज विथ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की जो कॉर्पस ल्यूटियम पे एक्ट करेगा। ठीक है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो क्या वो मेल पे एक्ट करेगा? क्योंकि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन नाम से ही है कि वो एक्चुअली कॉर्पस ल्यूटियम पे एक्ट करता है, विच इज एक्चुअली पार्ट ऑफ द फीमेल ओवरी, राइट? तो फॉलिकल, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड करेक्ट मित्तल, प्रोलैक्टिन भी 7th हार्मोन जो है वो प्रोलैक्टिन होगा। यस, करेक्ट। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है हम बोल सकते हैं कि यहां पे उसका टारगेट, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का टारगेट फीमेल में क्या रहेगा? फीमेल में वो रहेगा ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल या ओवेरियन फॉलिकल एंड हेल्प्स इन रिलीज ऑफ और कंट्रोल द रिलीज ऑफ ईस्ट्रोजन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कंट्रोल्स द रिलीज ऑफ ईस्ट्रोजन। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल के सेल्स मतलब कि हम बोल सकते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स, स्पेसिफिकली ग्रेनुलोसा सेल्स उसका टारगेट होता है, मतलब कि ओवरी के जो ग्रेनुलोसा सेल्स है उसके ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होता है एफएसएच का। ठीक है, एफएसएच का जो रिसेप्टर है वो जीपीसीआर रिसेप्टर है। ओके, और अगर मेल में हम बात करें तो मेल में वो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए या स्पर्म जो डेवलपमेंट है, राइट, स्पर्म फॉर्मेशन या स्पर्म डेवलपमेंट के लिए इसमें वो हेल्प करेंगे। ओके, वेर एज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की बात करें तो फीमेल में उनका क्या काम है? फीमेल में उनका इफेक्ट क्या रहेगा? फीमेल में उनका इफेक्ट रहेगा पर्टिकुलरली थीका सेल्स। जो थीका सेल्स है, अगेन ओवेरियन फॉलिकल के थीका सेल्स या कॉर्पस लूटियम के थीका सेल्स, उसमें वो
रिलीज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन फ्रॉम कॉर्पस लुटियम। तो जो कॉर्पस लुटियम रहता है आफ्टर ओव्यूलेशन, जो ग्राफियन फॉलिकल था या जो टर्शियरी फॉलिकल था वो कन्वर्ट हो गया कॉर्पस लुटियम में। तो वहां पे फिर फाइनली कॉर्पस लुटियम का काम है प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करना, तो हेल्प्स इन रिलीज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, फीमेल में ये उसका रोल है, वेर एज मेल में ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को इंटरस्टिशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को इंटरस्टिशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ठीक है, मतलब कि मेल में टेस्टिस में वो इंटरस्टिशियल सेल्स को एक्चुअली स्टिम्युलेट करता है हार्मोन ICSH। ठीक है, तो अगर वो इंटरस्टिशियल सेल्स को वो अगर स्टिम्युलेट कर रहे हैं तो फिर इंटरस्टिशियल सेल्स से या लेडिग सेल्स से, जिसको हम लेडिग सेल्स भी बोलते हैं, टेस्टिस के जो लेडिग सेल्स है उससे क्या वो रिलीज करवाएंगे टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, वो टेस्टोस्टेरॉन रिलीज में हेल्प करता है। यस करेक्ट, वेरी गुड। मैं एक्चुअली यहाँ पे कमेंट्स कम देख रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज है और ये सब आपको आती ही है। इट्स लाइक रिवीजन फॉर यू ऑल। और जैसे ही हम ये सेशन के एंड में जब क्वेश्चंस देखेंगे तब आपको आइडिया आ ही जाएगा, ठीक है, कि कितने इजी क्वेश्चंस पूछते हैं गेट लाइफ साइंस के जूलॉजी पेपर में। ओके, यस करेक्ट, वेरी गुड। टेस्टोस्टेरोन रिलीज में वो हेल्प करता है। सो इसलिए इन दोनों को मतलब कि ये पर्टिकुलर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसलिए दोनों को गोनेडोट्रोपिन्स बोला गया है क्योंकि वो गोनेड्स पे वर्क करके उनको स्टिमुलेट करते हैं कुछ ना कुछ रिलीज करवाने के लिए। मतलब कि वो खुद टेस्टिस एंड ओवरी दोनों पे वो वर्क करेंगे, दैट मीन्स इन मेल एंड फीमेल बोथ, एंड फाइनली दे विल स्टिमुलेट बिकॉज दे आर ट्रोपिन्स, मतलब कि वो कुछ ना कुछ स्टिमुलेट करवाएंगे कि कुछ ना कुछ रिलीज करे। ठीक है, so therefore they are called as gonadotropins, LH and FSH. okay, रही बात सेवेंथ हार्मोन की, कौन सा है वो? प्रोलैक्टिन। सो प्रोलैक्टिन का काम क्या है? प्रोलैक्टिन का काम क्या है? यस, अभी तक हम एंटीरियर पिट्यूटरी के सिक्रीशंस पे ही है, ठीक है, हमने और कोई बात यहां पे नहीं की है। यस, प्रोलैक्टिन का काम क्या है? बताइए। ओके, मोनालिसा बोल रहा है मिल्क प्रोडक्शन, दैट इज करेक्ट। मिल्क सिंथेसिस या मिल्क प्रोडक्शन में वो यूजुअली हम बोल सकते हैं कि रोल प्ले करता है, राइट। तो यहाँ पे LH एंड FSH का टारगेट गोनेड्स था, प्रोलैक्टिन का टारगेट रहेगा मेमोरी ग्लैंड्स, और मेमोरी ग्लैंड्स में जो पर्टिकुलरली मिल्क सिंथेसिस का पार्ट, क्योंकि मिल्क सिंथेसिस जो है यहाँ पे, राइट, अब दो तीन लोगों ने कुछ और वर्ड यूज किया, दैट इज मिल्क सिक्रीशन। तो सिंथेसिस एंड सिक्रीशन दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है। जैसे हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात कर रहे थे, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो दो हार्मोन्स थे, ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन, उनका सिंथेसिस कौन कर रहा था? हाइपोथैलेमस। बट उनका सिक्रीशन या रिलीज कौन करवा रहा था? तो रिलीज करवा था पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सेम चीज यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है कि दोनों में मिल्क का प्रोडक्शन या सिंथेसिस किसके ऊपर रहता है और मिल्क का इजेक्शन या सिक्रीशन किसके ऊपर रहता है,
ठीक है। सो मिल्क का सिंथेसिस एंड स्टोरिंग दैट इज डन बाय प्रोलैक्टिन in the mammary alveoli glands. Okay, so therefore milk production in mammary glands. ठीक है, देखो मिल्क इजेक्शन या मिल्क सिक्रीशन की बात नहीं हो रही है, सिर्फ मिल्क प्रोडक्शन की बात हो रही है, राइट? ओके, और कुछ हद तक वो मेमोरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है एंड डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। ऑल्दो मेन डेवलपमेंट ईस्ट्रोजन करेगा, बट ईस्ट्रोजन अकेला इनफ नहीं है। ईस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, एफएसएच, ये सारे सब मिलके फाइनली मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट या इवन जो फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है उसमें वो रोल प्ले करेंगे। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन इन मेमोरी ग्लैंड्स एंड डेवलपमेंट ऑफ, हम बोल सकते हैं ब्रेस्ट, ओके, या मेमोरी ग्लैंड्स। तो ये ओवरऑल 7 डिफरेंट पर्टिकुलरली हॉर्मोन्स हो गए विच आर रिलीज्ड फ्रॉम द सिंथेसाइज्ड एंड रिलीज फ्रॉम व्हाट, एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, अभी तक हमने एंटीरियर पिट्यूटरी के उसमें ही बात की है। अब हम यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट या एक और टर्म देख लेते हैं, क्योंकि काफी लोगों ने ये वर्ड यूज किया, लैक्टेशन। ठीक है, तो लैक्टेशन यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्रोलैक्टिन और दूसरा हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, दोनों का कंबाइन जब इफेक्ट होगा तब जाके हम लैक्टेशन वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, प्रोलैक्टिन मिल्क सिंथेसिस एंड ऑक्सीटोसिन मिल्क सिक्रीशन या मिल्क इजेक्शन, जब ये दोनों चीजें एक साथ होगी तब जाके फाइनली वर्ड हम यूज करेंगे लैक्टेशन। ओके, तो अब हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी के ऊपर आते हैं। ओके, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ओके, सो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में 2 हार्मोन्स होंगे, जैसे कि हमने पहले भी बोला, एक है ऑक्सीटोसिन और दूसरा है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। सो ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, उसका टारगेट क्या है और उसका काम क्या है ऑक्सीटोसिन का? यस, ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, टारगेट क्या है और उसका काम क्या है, बोलिए। यस, ऑक्सीटोसिन क्या करेगा पर्टिकुलरली, बताइए। करेक्ट, ओके, राइट, सही है। उसका टारगेट रहेगा स्मूथ मसल्स ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स, मतलब कि जो मिल्क एल्वियोलाई के जो स्मूथ मसल्स है वो, एज वेल एज द स्मूथ मसल्स ऑफ द यूटेरस, जिसकी वजह से ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन भी बोला गया है। और ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन दोनों का फंक्शन मेल में एज सच अभी तक क्लियर नहीं है। ठीक है, मेल में भी वो रिलीज होता है, ऑल्दो ऑक्सीटोसिन इसलिए रिलीज होता है बिकॉज ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो नोन एज कनेक्शन हार्मोन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन इज वन ऑफ द फील गुड हार्मोन्स या कनेक्शन हार्मोन, कि हम किसी के साथ पर्टिकुलर कनेक्टेड क्यों फील करते हैं, राइट? चलो ह्यूमंस छोड़ देते हैं, जो पेट्स या एनिमल्स है, कि हमारे पास कोई भी डॉग या कैट या पर्टिकुलर कोई भी हमारा पेट एनिमल रहेगा, वो हमसे ही क्यों अटैच्ड रहता है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो पर्टिकुलर एनिमल, तो दूसरों के साथ क्यों इतना अटैच्ड नहीं होता है। एंड अगर आपको पता हो कि अगर आपने शायद वीडियोस देखो या आपके पास देखे हो या आपके पास पर्सनल पेट भी हो, तो आप जब उसको
पेट करते हो या हम बोलते हैं कि उसको कैरेस करते हो, राइट, पेट करते हो या कैरेस करते हो, तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट दे एक्चुअली वांट टू डू इट, और या एक्चुअली वो एक्चुअली प्रिटेंड करते हैं या ऐसा एक्शन करते हैं कि और ज्यादा पेट करो। तो व्हाई डज दैट फील गुड, या उनको एनिमल्स में ऐसा क्या होता है कि उनको भी अच्छा लगता है। तो वहां पे दैट इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ द कनेक्शन और पार्ट ऑफ द रिलीज ऑफ द ऑक्सीटोसिन, ठीक है। और सबसे ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है चाइल्ड बर्थ के टाइम, और इसलिए मदर उसके चाइल्ड के साथ ही ज्यादा कनेक्टेड फील करती है कंपेयर टू द चाइल्ड ऑफ द अदर, इन्फेंट या चाइल्ड जो भी बोले, बेबी, कंपेयर टू द बेबी ऑफ द अदर्स। मदर अपने बेबी के साथ इसलिए ज्यादा कनेक्टेड फील करती है क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीटोसिन अपने बेबी को बर्थ या पार्टूरिशन के टाइम, राइट, अपने बेबी बर्थ या पार्टूरिशन के टाइम सबसे ज्यादा रिलीज होता है। सो देयरफॉर ऑक्सीटोसिन इज अ बर्थ हार्मोन। या उसको हम कनेक्शन हार्मोन भी बोलते हैं। सो इसलिए एनिमल्स में जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, देयरफॉर दे आर एक्चुअली फील गुड एंड दे फील कनेक्टेड विद देयर ओनर्स, ओनर्स बोलो या इवन देयर ह्यूमन फ्रेंड्स बोलते हैं, ठीक है। सो ऑक्सीटोसिन का टारगेट क्या है? स्मूथ मसल्स, दैट इज यूटेरस एंड अभी आई होप सो, वापस स्ट्रीम हो रहा होगा ठीक से। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अगर आवाज ठीक से आ रही है तो कमेंट करिए। ओके फाइन, तो कंटिन्यू करते हैं। स्मूथ मसल्स ऑफ यूटेरस एंड मेमरी ग्लैंड्स, देयरफॉर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, दैट इज पार्चुरेशन, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में वो एक्चुअली हेल्प करता है स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, एज वेल एज पर्टिकुलरली हम बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग भी, बिकॉज द यंग वन, जो एक पर्टिकुलर इन्फेंट है, वो मदर्स के निपल्स में जब वो सक करता है, देन ऑल्सो अ पर्टिकुलर सिग्नल इज गिवन कि ऑक्सीटोसिन रिलीज करना है, सो दैट मिल्क इजेक्शन अकर्स। ओके, सो जिसको हम पार्टूरिशन बोलते हैं, एज वेल एज मिल्क इजेक्शन, ठीक है, मिल्क इजेक्शन या सिक्रीशन, जिसको हम लेट डाउन इफेक्ट बोलते हैं, मिल्क लेट डाउन इफेक्ट। ओके, तो मिल्क सिंथेसिस एंड मिल्क सिक्रीशन या इजेक्शन दोनों को मिला के फाइनली लैक्टेशन होता है। ओके, so that is what oxytocin is. Second hormone, ऑक्सीटोसिन। सेकेंड हार्मोन कौन सा है? सेकेंड हार्मोन है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसका दूसरा नाम है वासोप्रेसिन या वेसोप्रेसिन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन या फिर वेसोप्रेसिन। सो एंटी डायूरेटिक हार्मोन
डाईयूरेसिस क्या है? डाईयूरेसिस मतलब कि एक्सेसिव यूरिन आउटपुट, उसको हम डाईयूरेसिस बोलते हैं। यूरिन में अगर ज्यादा वाटर हो, यूरिन में अगर ज्यादा सॉल्ट्स हो, तो उसको हम एक्सेसिव यूरिन आउटपुट बोलते हैं, ठीक है, वाटर कंटेंट अगर ज्यादा हो तो अब एंटी डायूरेटिक क्या हुआ? एंटी डायूरेटिक मतलब कि वो जो वाटर कंटेंट को जो बॉडी से एलिमिनेट करना है या इवन सॉल्ट कंटेंट को एलिमिनेट करना है, उसको वो एलिमिनेट नहीं होने देता और उसको रिटेन करके रखता है बॉडी में। तो नाम में ही क्या, यस, सो आई होप अभी आवाज आ रही होगी। अभी आवाज आ रही है? यस, अगर ठीक से आ रही है आवाज तो बताइए। ओके, ठीक है। सॉरी आप लोगों को वेट करना पड़ा थोड़ा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। देखो कुछ अभी टेक्निकल इश्यूज आते ही रहते हैं। ओके गुड, ठीक है। सो कंटिन्यू करते हैं हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन या फिर वासोप्रेसिन के बारे में हम बात कर रहे थे। तो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, अगर उन्होंने लेफ्ट कर लिया हो तो उनको वापस बोलिए कि रिजॉइन कर ले, क्योंकि अभी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, सो कंटिन्यू करते हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन मेनली एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जैसे मैं बोल रहा था कि डायूरेसिस इज द एक्सेसिव आउटपुट ऑफ यूरिन। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करेगा? वाटर रिटेंशन करेगा, मतलब कि रीनल ट्यूब्यूल्स में वाटर रिटेन करके रखेगा, और उसके साथ साथ प्रमोट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ व्हाट, किसका प्रमोट रीएब्जॉर्प्शन प्रमोट करेगा? सोडियम का, ठीक है, सोडियम का वो रीएब्जॉर्प्शन प्रमोट करेगा, देयरफॉर सोडियम रिटेन होगा और उसके साथ साथ वाटर भी रिटेन होगा। सो रीएब्जॉर्प्शन सोडियम इन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन का मेनली ये काम होता है, ओके। बट उसका दूसरा नाम वासोप्रेसिन भी है या वैसोप्रेसिन भी है। तो वैसोप्रेसिन का काम क्या है? वैसोप्रेसिन का काम है, नाम में है कि वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, ठीक है। अब डिपेंडिंग ऑन द रिसेप्टर्स की कौन से टारगेट पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे एंटी डायूरेटिक हार्मोन या फिर जो इसके ये पर्टिकुलर फंक्शन है वाटर रिटेंशन एंड सोडियम रिटेंशन, उसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स के ऊपर, राइट। यहाँ पे लिखा है रीनल ट्यूब्यूल्स के ऊपर उसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, या हम बोल सकते हैं डीसीटी, दैट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर उसके पर्टिकुलर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, ओके, एंटी डायूरेटिक हार्मोन के। बट अगर वैसोप्रेसिन उसका दूसरा फंक्शन है और उसका दूसरा नाम भी है, ये एक ऑल्टरनेटिव फंक्शन रहेगा, तो वहां पे वो क्या करेगा? वैसो कंस्ट्रिक्शन भी करवाएगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन ऑफ वेसल्स, राइट, ब्लड वेसल्स मेनली। तो वहां पे एक दूसरा रिसेप्टर प्रेजेंट होगा या दूसरे टाइप का रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से क्या हम बोल सकते हैं, बिकॉज दूसरे टाइप का रिसेप्टर प्रेजेंट है तो दैट मीन्स कि उसका फंक्शन या मोड ऑफ एक्शन भी उसका डिफरेंट रहेगा। बाइंड तो दोनों एंटी डायूरेटिक हार्मोन ही बाइंड कर रहा है, अगर ब्लड वेसल्स के रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो फिर वो वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा, और अगर ट्यूब्यूल्स के रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो वो फिर वाटर रिटेंशन या फिर सोडियम रीअब्जॉर्प्शन हम बोल सकते हैं इंक्रीज करवाएगा, ठीक है। तो ये काम हुआ एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन का, ओके फाइन। तो यहां पे हमने ओवरऑल जो 9 हार्मोन्स थे पिट्यूटरी के, दैट इज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, दोनों पिट्यूटरी के बारे में हमने यहाँ पे बात कर ली, ठीक है, ओवरऑल 9 हार्मोन्स। फिर उसके बाद हम आते हैं कि ये जो डिफरेंट हार्मोन्स थे पिट्यूटरी हार्मोन्स, ये एक्चुअली जो
हम बोल सकते हैं कि उसके नेक्स्ट स्टेप पे जो डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे वर्क कर रहे थे, अब वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स अभी रहेंगे। सो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है थ्रू आउट द बॉडी, जिसमें किसी का टारगेट खुद पिट्यूटरी के हार्मोन्स रहेंगे, जैसे कि टेस्टिस या ओवरी हो गई, या कि थायराइड हार्मोन्स, सॉरी थायराइड ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड्स हो गया, या कोई और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से एक्टिवेट होता है, जैसे कि पेंक्रियाटिक हार्मोन्स हो गए, राइट। पेंक्रियाटिक हार्मोन्स लाइक इंसुलिन, ग्लूकागॉन, वो पिट्यूटरी के इन्फ्लुएंस में नहीं होते हैं, वो ब्लड ग्लूकोज को बढ़ना या घटना उसके इन्फ्लुएंस में भी वो एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। इवन हम बोल सकते हैं कि दूसरे कोई फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हो गया, जैसे कि लाइट का स्टिमुलेशन ऑन द रेटिना, जिसकी वजह से मेलेटोनिन रिलीज होता है, तो ये सब के बारे में हम बात कर लेंगे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो पहला एंडोक्राइन ग्लैंड है, ओके, पहला एंडोक्राइन ग्लैंड है पाइनियल या पीनियल ग्लैंड, ओके, पाइनियल या पीनियल ग्लैंड। तो ये पाइनियल या पीनियल ग्लैंड जो है वो उसका पर्टिकुलरली सिक्रीशन या उसका हार्मोन क्या रहेगा, उसका हार्मोन रहेगा मेलेटोनिन। तो देखो यहाँ पे मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन डिफरेंट है, मेलेटोनिन डिफरेंट है, ठीक है, मेलेटोनिन। तो मेलेटोनिन का काम क्या है, मेलेटोनिन का काम है जो पाइनियल ग्लैंड या पीनियल ग्लैंड से, जो एक्चुअली पर्टिकुलरली ब्रेन में ही प्रेजेंट है, ओके, यस करेक्ट मित्तल, वेरी गुड। पाइनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड हुए, पिट्यूटरी ग्लैंड तो हमने बात कर ही ली, जो 9 हार्मोन्स थे उसके बारे में, ओवरी, टेस्टिस, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, हाइपोथैलेमस के बारे में भी हमने बात कर ली, एड्रिनल ग्लैंड्स हो गए, थाइमस ग्लैंड एक है, पेंक्रियाटिक ग्लैंड एक है, राइट, पेनक्रियाज है, वो एक्चुअली हेटेरोक्राइन है, मतलब कि पेनक्रियाज बोथ एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों फंक्शन वो बताता है, ठीक है। सो यहाँ पे मेलेटोनिन जो है, मेलेटोनिन एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि पाइनियल ग्लैंड या पीनियल ग्लैंड से रिलीज होगा, और उसका फंक्शन क्या है, तो उसका फंक्शन है रेगुलेट द सर्काडियन रिदम, सर्काडियन रिदम, मतलब कि जो हमारी स्लीप वेक साइकिल होती है, कि हम यूजुअली सुबह 7-8 बजे क्यों उठ जाते हैं, या हम यूजुअली रात को 11 बजे के अराउंड ही क्यों नींद आती है, राइट। सो जो स्लीप वेक साइकिल है या 24 आवर की जो साइकिल है, सर्काडियन रिदम जिसको बोलते हैं, उसको वो रेगुलेट करता है, ठीक है, स्लीप वेक साइकिल को। तो वो एक्चुअली लाइट के प्रेजेंस या एब्सेंस के डिपेंडिंग वो काम करेगा या रिलीज होगा, मतलब कि मेलेटोनिन जब रिलीज होता है वो लाइट के एब्सेंस में रिलीज होगा, या हम बोल सकते हैं कि जितनी कम लाइट होगी हमारे सराउंडिंग में, रेटिना उतना ही, हम बोल सकते हैं रेटिना कम लाइट जब रिसीव करेगा तो दैट मीन्स कि नाइट टाइम स्टार्ट हो गया है, या नाइट टाइम होने वाला है, इवनिंग टाइम स्टार्ट हो गया है, और इसलिए फिर एक टाइम के बाद मेलेटोनिन बहुत ही ज्यादा रिलीज होगा इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, एंड मेलेटोनिन जब रिलीज होगा तब स्लीपीनेस, जो हमें फीलिंग आती है स्लीपीनेस की, वो आएगी, ठीक है। फिर जब सुबह होगी तब अगेन हमारे आईज के ऊपर पर्टिकुलरली लाइट फॉल होगी, एंड लाइट फॉल होने की वजह से मेलेटोनिन धीरे धीरे डिक्रीज होगा, एंड मेलेटोनिन डिक्रीज होगा जिसकी वजह से वापस अवेकनिंग वाला जो पर्टिकुलर स्टेट होता है वो आएगा। So therefore it maintains biological clock. Yes, correct, Uzma. It maintains the biological clock. ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज विद द मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो अलग चीज है, मेलेटोनिन अलग चीज है। फिर दूसरा पर्टिकुलर रहेगा वो है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड क्या क्या रिलीज करते हैं, तो थाइमस ग्लैंड काफी सारे पेप्टाइड हार्मोन्स रिलीज करते हैं जिसको हम ग्रोथ फैक्टर्स भी बोलते हैं, जैसे कि थाइम्यूलिन, देन थाइमिक फैक्टर,
राइट, थाइमिक फैक्टर, थाइम्यूलिन या इवन थाइमोपोएटिन, ये जो सारे ग्रोथ फैक्टर्स या हार्मोन्स की तरह जो काम करने वाले पर्टिकुलर फैक्टर्स है, उनका फंक्शन क्या रहेगा? उनका फंक्शन रहेगा डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ टी सेल्स, राइट, टी सेल्स का डिफरेंशिएशन एज वेल एज उसका डेवलपमेंट या उसका मैच्योरेशन जो रहेगा, दैट इज एक्चुअली रेगुलेटेड बाय दिस पर्टिकुलर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, राइट। यस करेक्ट, थाइमोसिन भी एक है प्रवीण, वेरी गुड, थाइमोसिन भी है। काफी सारे ऐसे हार्मोन्स हम बोल सकते हैं रहेंगे जो थाइमस ग्लैंड रिलीज करता है। थाइम्यूलिन है, थाइमोसिन है, थाइमिक फैक्टर, थाइमोपोएटिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यस, सो थाइमस ग्लैंड का ये है, और ये थाइमस ग्लैंड एक हम बोल सकते हैं टेम्परेरी ग्लैंड की तरह काम करेगा। मतलब कि एक सर्टन एज के बाद वो धीरे धीरे एट्रोफी मतलब क्या, धीरे धीरे वो डीजनरेट होने लगेगा, एंड वो एंड तक, या हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन लाइफ जो है, ह्यूमन लाइफ के एंड तक, या वो जब तक वो जो जिएगा ह्यूमन, तब तक थाइमस ग्लैंड उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा ऐसा नहीं है। ओके, सो दे आर टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, दिस थाइमस ग्लैंड इज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड, राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या क्या रिलीज करेंगे? तो थायराइड ग्लैंड के पास दो टाइप के सेल्स होते हैं, फॉलिक्यूलर सेल्स एंड पैराफॉलिक्यूलर सेल्स। ठीक है, थायराइड ग्लैंड के पास दो टाइप के सेल्स होते हैं, फॉलिक्यूलर सेल्स एंड पैराफॉलिक्यूलर सेल्स। तो फॉलिक्यूलर सेल्स जो है वो रिलीज करेंगे ट्राई आयोडोथायरोनिन, जिसको हम T3 भी बोलेंगे या थायरोक्सिन भी बोलेंगे, एंड टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ट्राई आयोडो एंड टेट्रा आयोडो। मतलब कि अगर तीन आयोडीन के तीन एटम्स अगर जुड़े हुए हैं थायरोनिन के साथ या थाइमोग्लोबुलिन के साथ, राइट सॉरी थायरोग्लोबुलिन के साथ, तो फिर वहां पे वो ट्राई आयोडोथायरोनिन हो जाएगा। अगर चार आयोडीन एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं तो वो टेट्रा आयोडोथायरोनिन हो जाएगा। ठीक है, T3 एंड T4 दोनों को जनरली थायराइड हार्मोन्स बोलेंगे, T3 को थायरोक्सिन भी बोलेंगे। ठीक है, और पैराफॉलिक्यूलर सेल्स क्या करेंगे? तो पैराफॉलिक्यूलर सेल्स रिलीज करेंगे कैल्सिटोनिन को, कैल्सिटोनिन या थायरोकैल्सिटोनिन भी उसको बोला जाता है। ठीक है, कैल्सिटोनिन या थायरोकैल्सिटोनिन। सो ये दो टाइप के पर्टिकुलर सेल्स है। ओके, फॉलिक्यूलर एंड पैराफॉलिक्यूलर सेल्स। सो T3 एंड T4 का फंक्शन क्या है? यस, T3 एंड T4 का फंक्शन क्या है? T3 एंड T4 का फंक्शन बताइए। सबसे बेसिक फंक्शन है उसका रेगुलेट बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट या हम बोल सकते हैं उसको वो इंक्रीज करवाता है बेसल मेटाबॉलिक रेट को। मतलब क्या? मतलब कि इट इज द पर्टिकुलर मेटाबॉलिक रेट व्हेन अ पर्सन इज इन द रेस्टिंग स्टेट। वो कुछ काम नहीं कर रहा है, वो कुछ खा भी नहीं रहा है, कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, वो जस्ट सो रहा है। अगर उस टाइम पे उसका एक बेसल लेवल पे मेटाबॉलिक रेट होगा, ठीक है, उसको हम बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलेंगे। ओके, रेगुलेट द बेसल मेटाबॉलिक रेट। ओके, क्रिएटिव थॉट्स ने बोला है मेटामॉर्फोसिस। यस करेक्ट, मेटामॉर्फोसिस होगा पर्टिकुलरली इंसेक्ट्स में। इंसेक्ट्स में एक्चुअली आयोडीन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आयोडीन की वजह से थायराइड हार्मोन बनेगा, और थायराइड हार्मोन इज वन ऑफ द पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं मेन हार्मोन इन मेटामॉर्फोसिस। थायराइड हार्मोन एज वेल एज एक्डिसोन या एक्डाइसोन करके। ठीक है, इनफैक्ट एनिमल्स में दूसरा भी वो पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं कि रोल प्ले करेगा, और वो है उसके मेनली सीजनल, हम जो बोलते हैं कि उसका सीजनल जो टाइमिंग रहता है कि एक सीजनल
जैसे कि अब टाइम आ गया है हाइबरनेशन का, या अब टाइम आ गया है माइग्रेशन का, ये जो सीजनल उसके पर्टिकुलर एक्शंस या एक्टिविटीज रहते हैं उसको भी वो कंट्रोल करता है। 24 आवर क्लॉक वाला तो मेलेटोनिन करेगा, बट जो लॉन्गर टर्म के लिए जो सीजनल है वो थायराइड हार्मोन्स करेंगे। ठीक है, यस करेक्ट, वेरी गुड मित्तल। रेगुलेशन ऑफ वेट, फिर एनर्जी लेवल्स, इंटरनल टेम्परेचर, स्किन, हेयर, नेल ग्रोथ। तो यहाँ पे बीएमआर की यहाँ पे बात करें, मतलब कि उसके बेसल मेटाबॉलिक रेट की बात कर दी, तो यहाँ पे हम उसके इंटरनल टेम्परेचर भी आ गया, मेटाबॉलिक रेट भी आ गया। फिर उसके साथ साथ वो क्या करेगा,